दोस्तों आज मैं क्लास 10 का जो चैप्टर है बायोलॉजी का नियंत्रण एवं समन्वय इसका क्वेश्चन एंड आंसर करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा और सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिएगा आज और अभी तुरंत। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए और आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो है साइटोकाइनिन, इसे आप अच्छे से याद कीजिएगा कि साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिए अभी तुरंत। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, दो तंत्रिका कोशिका है, इसके बीच जो खाली स्थान रहेगा ना, उसको आप क्या बोलिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सिनेप्स। याद कर लीजिए आप अच्छे से। सिनेप्स जो है ना, ये क्या है, तो दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। इससे आप याद कीजिए अभी तुरंत। इसके बाद आइए ये क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है। दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि मस्तिष्क के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन में देखिए क्या है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। मतलब ये तीनों कार्य जो आपको दिया है ऑप्शन में, ये तीनों कार्य के लिए जो है मस्तिष्क उत्तरदायी है। इससे आप ध्यान में रखिएगा, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, या फिर ये जो है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इन सबों के लिए। ठीक है, अब आपके सामने है एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसे आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ठीक है, इससे आगे आपसे पूछ रहा है, ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहाँ ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर आपसे 3 बातों को पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ग्राही है, ठीक है, इसका शरीर में क्या कार्य है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कोई कंडीशन आपके पास आ जाए जहाँ पर ग्राही जो है ना, ये उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो, इस पर आपको विचार करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। मतलब अगर आपका ग्राही जो है ये उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे, तो इससे क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये 3 बातें आपसे पूछी जा रही है। आइए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों आंसर को आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, ग्राही संवेदनशील अंगों में होती है। सबसे पहले आप इस लाइन को आप अच्छे से याद कीजिएगा कि ग्राही जो है ना दोस्तों, ये किन अंगों में होती है, तो याद रखिए संवेदनशील अंगों में। देखिए जैसे आंख हुआ, नाक हुआ, कान हुआ, ये सब ना संवेदनशील अंग होते हैं और ग्राही इन्हीं अंगों में होती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये पर्यावरण से सूचनाएं ग्रहण करते हैं। दोस्तों कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास जो आंख है वो क्या करता है, तो पर्यावरण के वस्तुओं को देखता है। मतलब पर्यावरण से जो ना सूचनाएं को, उस सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, इनके द्वारा व्यक्ति पर्यावरण से स्वयं को संतुलित करता है। दोस्तों मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास आंख नहीं है, क्या वह व्यक्ति पर्यावरण की वस्तुओं को देख पाएगा? क्या वह व्यक्ति इस जमीन पर अच्छे तरीके से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। मतलब ग्राही अंगों का होना अत्यंत आवश्यक है कि ग्राही अंगों के द्वारा जो है ना, व्यक्ति पर्यावरण से स्वयं को यानी खुद को संतुलित करता है। इस लाइन को आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि ये उचित तरीके से कार्य न करे तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका ग्राही अंग उचित तरीके से कार्य नहीं करेगा तो इससे क्या होगा, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका ग्राही अंग उचित तरीके से कार्य नहीं करता है ना, तो मस्तिष्क जो है ना, ये मस्तिष्क सूचनाएं ग्रहण नहीं कर पाएगा या देर से करेगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप अच्छे से। अतः असुरक्षित हो जाएगा, मतलब ये सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अगर किसी व्यक्ति का ग्राही अंग उचित तरीके से कार्य नहीं करता है तो यह उस व्यक्ति के लिए असुरक्षित हो जाएगा, यानी सुरक्षित
नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि मस्तिष्क जो है ना वो सूचनाएं ग्रहण नहीं कर पाएगा या फिर देर से करेगा। दोस्तों आप शुरू से लेके अंत तक आप 2 बार इसे पढ़ लीजिए, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में ना फिगर बनेगा, ठीक है, इसीलिए मैं आपको इसे ना कॉपी में लिख के अच्छे से बताऊंगा बाद में, ठीक है। अभी मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर देखिए, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, पादप मतलब क्या होता है। देखिए पादप मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि पेड़ पौधे में प्रकाशानुवर्तन कैसे होता है, यानी किस प्रकार होता है, ठीक है। आइए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पौधे का सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ना या गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। देखिए दोस्तों, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वो ना सूर्य के प्रकाश की ओर, मतलब जिस ओर से सूर्य की प्रकाश आती है उस ओर ना बढ़ती है या फिर गति करती है, इसी को बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। बस इतना सा ही बात है, आसानी से इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, यदि किसी पादप को गमले में लगाकर, ठीक है, इसे अंधेरे कमरे में रख दें। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक पादप को लीजिए, यानी पेड़ पौधा लीजिए, ठीक है, उसको ना गमले में लगा दीजिए, ठीक है, और गमले में लगाकर ना किसी अंधेरे कमरे में ले जाकर रख दीजिए, ठीक है, ऐसा आपसे बोल रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, जिसमें प्रकाश किसी खिड़की या दरवाजे की ओर से भीतर आता हो। दोस्तों ये जो अंधेरा वाला कमरा है ना, इसमें ना प्रकाश भी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो खिड़की या फिर दरवाजा, ठीक है, किसी एक चीज को आप खुली छोड़ दीजिए, ऐसा ये आपसे बोल रहा है, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद तना एवं पत्ती का अग्रभाग स्वयं उसी दिशा में मुड़ जाता है जिस तरफ से प्रकाश कमरे में प्रवेश करता है। दोस्तों अगर आप ऐसा काम करते हैं, कौन सा काम, तो आप क्या काम कर रहे थे, आप कर ये रहे थे कि एक पादप लेते हैं, ठीक है, इसको गमले में लगाकर आप क्या कर रहे थे, तो एक अंधेरे कमरे में रख रहे थे, ठीक है। और ये अंधेरा कमरा जो है ना, इसमें प्रकाश भी आ रहा था, कहाँ से, खिड़की से या फिर दरवाजा से, जो आपका मर्जी हो। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे होगा क्या, देखिए इससे होगा ये कि कुछ दिन बीतेगा, ठीक है, तो कुछ दिन बाद ना जो तना एवं पत्ती है उसका आगे वाला जो भाग है, यानी अग्र भाग जो है ना, ये अग्र भाग ना उस कमरे में जिस तरफ से प्रकाश प्रवेश करता है ना, उसी तरफ जो है ना ये जो है तना और पत्ती, इसका अग्रभाग मुड़ जाएगा। यही बात आपसे कह रहा है, ठीक है। बस इतना सा ही बात यहाँ पर लिखा हुआ है और आगे कुछ नहीं है, ठीक है। इससे आप अच्छे से पढ़िएगा ना तो तुरंत आपको सारी बातें याद हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, पौधों का प्रकाश की ओर गति करना, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ऑक्सीन हार्मोन के निर्माण एवं संश्लेषण पर निर्भर करता है। दोस्तों जो भी पेड़ पौधा होता है, ठीक है, वो जो प्रकाश की ओर गति करता है वो ना एक हार्मोन पर निर्भर करता है। उस हार्मोन का नाम क्या है, तो नाम तो मैंने आपको बताया, ऑक्सीन हार्मोन। इसी हार्मोन के निर्माण एवं संश्लेषण पर निर्भर करता है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चंस को आपने शुरू से अंत तक 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब आप आइए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर देखिए, मेरु रज्जु आघात में किन संकेतों को आने में व्यवधान होगा। दोस्तों क्वेश्चन को आप समझिएगा, व्यवधान मतलब क्या होता है। देखिए व्यवधान मतलब होता है बाधा या फिर रुकावट। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो मेरु रज्जु आघात है, इसमें ऐसा कौन सा संकेत है जिसको आने में बाधा होगा, ठीक है। आइए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरु रज्जु आघात में प्रतिवर्ती क्रियाएं, ठीक है, तथा अनैच्छिक क्रियाओं के लिए आने वाले संकेतों में व्यवधान होगा। दोस्तों यहाँ पर 2 क्रियाएं आपसे दिया है, प्रतिवर्ती और अनैच्छिक। क्या आपको पता है ये प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाएं क्या होता है, ये आपको पता है क्या। देखिए समझिएगा बातों को। प्रतिवर्ती क्रिया को सबसे पहले आप समझिए। दोस्तों मान लीजिए आप ना एक गरम तवा को छूते हैं, ठीक है, रोटी बनाने वाला एक गरम तवा को छूते हैं। आप जैसे ही तवा को छूइएगा तो तुरंत अपने हाथ को वहां से हटा लीजिएगा, मतलब वह एक प्रतिवर्ती क्रिया है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल सुनिए,
आपके नाक में ना कुछ धूल कण चले जाता है तो आप तुरंत छींक देते हैं, वह क्या है? वह एक प्रतिवर्ती क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया को समझिए। देखिए यहाँ पर देखिए अनैच्छिक क्रिया। दोस्तों आपकी आंखें की जो पलकें हैं, ठीक है, वो बिना आपके इच्छा के अनुसार झपक जाती है। पलकें झपकती है ना, उस पर आपका कंट्रोल होता है? नहीं होता है। मतलब ऐसा क्रिया, ठीक है, जिस पर आपका ना कंट्रोल नहीं हो, मतलब आपके इच्छा के बिना हो जाए, उससे बोलिएगा अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। मेरु रज्जु आघात में ना दोस्तों ये जो है प्रतिवृत्ति क्रिया है, ठीक है, और ये क्या है? अनैच्छिक क्रियाओं। इसके लिए जो भी संकेत आती है ना, उस संकेत में ना व्यवधान होगा, यानी बाधा होगा। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का संकेत भी मस्तिष्क को सही ढंग से नहीं मिल पाएगा। दोस्तों पर्यावरण में जो भी परिवर्तन होगा, ठीक है, उसका संकेत जो होगा ना दोस्तों, वो संकेत भी ना मस्तिष्क को ना अच्छे ढंग से नहीं मिल पाएगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तथा मस्तिष्क भी उस पर कोई कार्य नहीं कर पाएगा। दोस्तों जब मस्तिष्क को ही संकेत सही ढंग से नहीं मिल पाया तो क्या मस्तिष्क उस पर सही ढंग से कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब मस्तिष्क भी उस पर कोई कार्य नहीं कर पाएगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा होने पर अंग का कुप्रभावित होने की संभावना हो जाता है। दोस्तों अगर देखिए आप गर्म तवा को छू लेते हैं तो क्या आपका अंग कुप्रभावित नहीं होगा? होगा ना। मतलब अगर मस्तिष्क को सही ढंग से जानकारी नहीं मिल रहा है तो इससे क्या होगा? तो अंग का कुप्रभावित होने की संभावना हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। उसका लिंक जो है ना दोस्तों वो ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, आपको अगर लिंक मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है ना तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ना उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं कई सारे और भी क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। सारे ना वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।